हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इडियोमेट्री, जो कि गैसियस स्टेट का पार्ट 21 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 20 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 to 20 देख लें। तो इडियोमेट्री होता क्या है? तो ये एक्चुअली में होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए गैस मिक्सचर टू डिटरमाइन इट्स कंपोजिशन। तो गैस मिक्सचर को जो है हम लोग एनालाइज करते हैं क्वांटिटी वाइज, मतलब कौन सा गैस का कितना क्वांटिटी है किसी गैस मिक्सचर में, ताकि उस गैस मिक्सचर का कंपोजिशन डिटरमाइन कर सकें। इसी को इडियोमेट्री कहते हैं। या फिर और टू डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए अननोन कंपाउंड इज कॉल्ड इडियोमेट्री। या फिर किसी भी अननोन कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना इडियोमेट्री कहलाता है। Here we apply Gay-Lussac's law of combining volume and amount of gases are determined by absorbing them in a specific reagent। तो यहाँ पे हम लोग Gay-Lussac's law of combining volume अप्लाई करेंगे और किसी भी गैस का अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए उसको स्पेसिफिक रिएजेंट में एब्जॉर्ब करवाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो गैस है, ए और बी। ठीक है, ए है आपके पास V1 लीटर और B है V2 लीटर। अब इसको किसी स्पेसिफिक रिएजेंट, मान लीजिए कोई रिएजेंट है जिसमें कि गैस A एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जब उस रिएजेंट के द्वारा इस पूरे गैसियस मिक्सचर को पास करेंगे तो पास करने के बाद जो गैस बचेगा उसका कितना ml वॉल्यूम होगा? तो उसका वॉल्यूम V2 लीटर होगा। सिर्फ क्यों? क्योंकि ए तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ए एब्जॉर्ब हो जाएगा तो V1 लीटर ए का जो था वो गायब हो गया, सिर्फ V2 लीटर बचा स्पेसिफिक रिएजेंट से पास कराने के बाद ए एब्जॉर्ब हो गया। इसलिए सिमिलरली अगर कोई ऐसा रिएजेंट है जिसमें कि बी एब्जॉर्ब हो जाता है तो उस केस में जो गैस बचेगा उसका वॉल्यूम V1 लीटर रहेगा। तो इससे हम ए का अमाउंट बता सकते हैं कि ए कितना है। सिमिलरली बी का अमाउंट बता सकते हैं, अगर ए एब्जॉर्ब होगा तो बी का अमाउंट पता चल जाएगा और अगर बी एब्जॉर्ब होगा तो ए का अमाउंट पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अमाउंट ऑफ गैस को डिटरमाइन करते हैं किसी भी स्पेसिफिक रिएजेंट में एब्जॉर्ब करवा के। या फिर हमको टोटल वॉल्यूम पता है कि टोटल वॉल्यूम है VmL और A एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक रिएजेंट में पास करके, तो जो फाइनल वॉल्यूम बचा वो V3 मान लीजिए। तो A का वॉल्यूम क्या होगा? तो A का वॉल्यूम होगा V माइनस V3। पहले से टोटल वॉल्यूम इतना था जिसमें से V3 बच गया, मतलब जो एब्जॉर्ब वॉल्यूम है V माइनस V3 ये A का वॉल्यूम होगा, तभी तो ये एब्जॉर्ब हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद सम कॉमन फैक्ट्स, तो कुछ फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखिएगा, जैसे कि कोई भी गैस किस रिएजेंट में एब्जॉर्ब होता है, ये सब के बारे में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन ए हाइड्रोकार्बन ऑब्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज बर्न्ड ऑब्लिक एक्सप्लोडेड, O2, CO2 एंड H2O आर फॉर्म्ड। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम लोग बर्न करते हैं या फिर एक्सप्लोड करते हैं, मतलब कंबसन जब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उस केस में O2, H2O और CO2 फॉर्म होता है। अगर हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन नहीं रहता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, तो उस केस में CO2 और H2O फॉर्म होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो O2 भी फॉर्म होगा, जिसमें से कि H2O को हम लोग सेपरेट कर देते हैं बाय कूलिंग द प्रोडक्ट गैस मिक्सचर। तो जब बर्न किए तो हीट करते हैं तो इसलिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है, तो इसलिए H2O जो है वेपर फॉर्म में रहता है और ये दोनों भी गैसियस है। और जब इसको कूल कर देंगे तो H2O तो वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम लोग गैसियस मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। तो H2O को हम लोग कूल करके गैसियस मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है H2O को सेपरेट करने का। उसके बाद जो CO2 है इसको हम लोग सेपरेट करते हैं एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH या CaOH होल्ड वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं, तो ये जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, CO2 गैस एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं एक्वस KOH NaOH या COH2 के सॉल्यूशन से पास करके, या फिर किसी भी तरह से इन दोनों में रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड होता है CO2 जो है, मतलब ये एसिड है और ये सभी जो है बेस है, तो एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर बना लेता है। तो जैसे ही O2 और CO2 के मिक्सचर को
इसके द्वारा पास करेंगे तो CO2 अब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि CO2 जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और साल्ट बना लेगा, एसिड प्लस बेस। तो आपका इस तरह से CO2 सेपरेट हो जाता है एक्वस KOH में एब्जॉर्ब करने के बाद, या फिर एक्वस NaOH में एब्जॉर्ब होने के बाद, और CO2 भी निकल गया तो सिर्फ O2 बच गया। और जिस तरह से CO2 होता है उसी तरह से हम लोग SO2 गैस को भी सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि SO2 भी एसिडिक ऑक्साइड है, मतलब एसिड है। तो इसको जब बेस के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन कर लेता है, तो SO2 गैस भी सिमिलर टू CO2 सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन देन वन ऑफ द कंबशन प्रोडक्ट विल बी N2। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उस केस में कंबशन प्रोडक्ट में N2 गैस भी बनेगा, मतलब नाइट्रोजन गैस भी रिलीज होगा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर इसके अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो N2 गैस उस केस में रिलीज होगा। अगर NO2 ग्रुप प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उस केस में NO2 गैस रिलीज होगा, देन अपॉन कंबशन NO2 गैस इज सेपरेटेड, तो उस केस में NO2 गैस सेपरेट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ ए gaseous mixture contains N2 gas and the mixture is exploded with O2 gas, do not assume any oxide formation unless specified। तो अगर किसी भी गैस के मिक्सचर में N2 गैस प्रेजेंट है, मतलब नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, और इसका कंबशन करते हैं या फिर एक्सप्लोड करते हैं, तो एक्सप्लोजन के बाद हम लोग को नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बनाना है। डू नॉट एज्यूम एनी ऑक्साइड फॉर्मेशन, जब तक कि ये क्वेश्चन में कहा ना जाए। मतलब अगर कहा नहीं गया है कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है तब तक आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं करवा दीजिए। कहने का मतलब N2 प्लस O2 से नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बनेगा, बहुत सारा ऑक्साइड होता है नाइट्रोजन का, NO, NO2, N2O4, N2O5, ये सब बनाना ही नहीं है जब तक कि क्वेश्चन में कहा नहीं जाए। कहने का मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगा O2 के साथ। और अगर क्वेश्चन में कह दिया गया है कि आप रिएक्शन करवा के ऑक्साइड बना दीजिए, कौन सा ऑक्साइड बनेगा वो दिया हुआ रहेगा तभी आप बनाइएगा, नहीं तो O2 और N2 आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है N2 का रिएक्शन करवाने के लिए, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। और यदि बोल दिया जाए तब तो कितना भी मुश्किल है, बनाना है मतलब बनाना है हमको, चाहे जितना हाई टेम्परेचर पे ले जाना पड़े हमको, क्वेश्चन में दे दिया गया है तो बनेगा, ये फिक्स है। तो क्वेश्चन में देगा तभी बनाइएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन ए कंपाउंड गैस इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक स्पार्क कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म आर प्रोड्यूस्ड। तो किसी भी गैसियस कंपाउंड में इलेक्ट्रिक स्पार्क्स देने के बाद जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाता है। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्म आर प्रोड्यूस, जैसे कोई भी कंपाउंड गैस में आपका ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, तो जब इलेक्ट्रिक स्पार्क से पास कीजिएगा, मतलब जब शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगेगा, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म क्या होता है, O2 गैस। ऑक्सीजन जो है O2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए O2 गैस के रूप में आपका गैस का जो कंपाउंड है वो ब्रेक कर जाएगा, O2 गैस मिलेगा आपको, क्योंकि इस गैसियस कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए ऑक्सीजन एलिमेंट में ब्रेक नहीं करेगा, जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म में ब्रेक करेगा। मतलब ऑक्सीजन जो है O2 गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है, तो O2 गैस के फॉर्म में ये ब्रेक कर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आपको, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म प्रोड्यूस। इसके बाद नेक्स्ट इसी में है कि जब O2 गैस को हम लोग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से पास करते हैं तो ये जो है पार्शियली ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब O2 और O3 का मिक्सचर हमको मिलता है साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से पास करने के बाद। O2 when subjected to silent electric discharge tube causes its partial conversion into ozone. Mixture of O2 and O3 thus obtained is called ozonized oxygen। तो जब साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से पास करते हैं तो कुछ O2 जो है O3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए O2 और O3 का मिक्सचर हमको मिलेगा जब भी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब से पास करेंगे तो। और इस O2 और O3 के मिक्सचर को ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3 thus obtained is called ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन
CO2 गैस इज पास्ड ओवर हीटेड चारकोल, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जब भी CO2 गैस को हम लोग हीटेड चारकोल से पास करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। हीटेड चारकोल, चारकोल आपका कार्बन होता है, तो CO2 गैस को जब कार्बन से पास करते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। रिएक्शन ये होता है CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड, इससे ट्वाइस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि ओजोन को जो है टर्पेंटाइन ऑयल में हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सिमिलरली O2 गैस जो है अल्केलिन पायरोगेलोल में एब्जॉर्ब हो जाता है। पायरोगेलोल ये आपका स्ट्रक्चर होता है पायरोगेलोल का, इस तरह से 3 OH एक साथ रहता है, ये पायरोगेलोल कहलाता है। तो इस कंपाउंड में अगर हम O2 गैस को पास करेंगे तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा अल्केलिन पायरोगेलोल के द्वारा, और टर्पेंटाइन ऑयल में ओजोन गैस एब्जॉर्ब हो जाता है। सिमिलरली CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में एब्जॉर्ब होता है। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का सॉल्यूशन अगर है तो उसमें CO गैस एब्जॉर्ब हो जाएगा। और H2O जो है ये कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर P4O10 या फिर एनहाइड्रस CaCl2, इन सभी रिएजेंट के द्वारा H2O एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अगर आपको पता नहीं होगा तो बाद में आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। मतलब किसी भी कंपाउंड में जैसे H2O प्रेजेंट है CuSO4.5H2O, इसका नाम आप लोग को पता होगा ब्लू विट्रियोल। ये जो है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में H2O एब्जॉर्ब है, तो H2O को रिमूव करना है, मतलब H2O का मॉलिक्यूल को हटाना है, मतलब हाइड्रेशन नहीं करवाना, डिहाइड्रेशन करवाना है। तो इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 मिक्स कर दीजिए या P4O10 मिक्स कर दीजिए, तो ये क्या करेगा H2O को एब्जॉर्ब कर लेगा और CuSO4 बना देगा। और CuSO4 का कलर व्हाइट होता है, ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि H2O एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि जब ये हाइड्रेटेड रहता है तो इसका कलर ब्लू रहता है, इसीलिए तो इसको ब्लू विट्रियोल कहते हैं। और ग्रीन विट्रियोल का कलर ग्रीन होता है, FeSO4 वाला जो है, तो इसलिए इसको ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, और इसका कलर ब्लू होता है इसलिए ब्लू विट्रियोल। और जब H2O एब्जॉर्ब हो जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के द्वारा तो ये सिर्फ CuSO4 बचता है जिसका की कलर व्हाइट होता है। तो जितना भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो आप लोग यूज कर सकते हैं H2O को एब्जॉर्ब करने के लिए, और उसमें से कुछ कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट का एग्जांपल यहाँ लिख दिए हैं, जैसे H2SO4 हो गया, P4O10 हो गया या एनहाइड्रस CaCl2, ये सब H2O को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज में आता है। सिमिलरली इसी तरह से अगर आप देखिएगा तो एनहाइड्रस CuSO4 जो है ये भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रेट होना चाहता है, CuSO4.5H2O बनाना चाहता है, तो इसलिए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज करता है। CuSO4 ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब दूसरे किसी कंपाउंड में H2O रहेगा तो उससे ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एनहाइड्रस CuSO4 हो गया या सिलिका जेल हो गया। तो अब आप बोलिएगा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है ये इससे क्यों वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है? तो दोनों डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन अगर ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब ये ज्यादा पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तभी तो इसको भी वाटर का चाहत है और इसको भी वाटर का चाहत है, फिर भी ये इससे छीन ले रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ताकतवर होगा, तभी तो कहेगा कि नहीं हमको ज्यादा जरूरत है, लाओ तुमको जरूरत है, लेकिन जब हमको जरूरत है तो तुम्हारे पास नहीं रहेगा। हाँ, जब मेरा पेट भर जाएगा तभी तुमको खाना मिलेगा। समझ रहे हो ना बात को, कि अगर H2SO4 को जरूरत है तो ये इससे भी छीन सकता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा ताकतवर होगा, इस कारण से। नहीं तो आप एनहाइड्रस CuSO4 का भी यूज कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड से H2O को एब्जॉर्ब करवाने के लिए। अब जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है CO2 गैस मेजरिंग 1 लीटर इज पास्ड ओवर हीटेड कोक, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कमिंग आउट बिकम्स 1.6 लीटर, फाइंड द परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ CO2। तो इसमें दे रहा है कि आपके पास CO2 गैस है, ठीक है, 1 लीटर,
अब इसको हीटेड कोक मतलब कार्बन से पास किए तो CO2 प्लस कार्बन से CO गैस बन जाएगा ट्वाइस। तो जो फाइनल वॉल्यूम आया वो 1.6 लीटर आया। कहने का मतलब अगर x मोल CO2 का था तो फाइनली नंबर ऑफ मोल जो गैस का होगा वो 1.6x मोल होगा, तभी तो वॉल्यूम भी 1.6 टाइम होगा, क्योंकि PV इक्वल टू nRT होता है। अब प्रेशर सेम है, नंबर ऑफ मोल चेंज हुआ है, R और टेम्परेचर ये भी सेम है, मतलब V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के, अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम रहता है तब। मतलब अगर वॉल्यूम 1 से 1.6 हुआ है तो नंबर ऑफ मोल भी x से 1.6x हुआ होगा। तो अब मान लीजिए कि CO2 का बाईमोल रिएक्शन किया है, तो बाईमोल रिएक्शन किया है तो CO2 का मोल कितना बच जाएगा, x माइनस बाई, और 1 से 2 मोल बनता है तो बाई मोल से 2 बाई मोल बना होगा, तो CO का 2 बाई मोल होगा। तो टोटल मोल कितना हो गया, टोटल मोल हो गया x माइनस बाई प्लस 2 बाई, और टोटल मोल हमको पता है कि 1.6x मोल रिलीज हुआ है, तभी तो वॉल्यूम 1.6 टाइम हुआ है, मतलब x से 1.6x फाइनल नंबर ऑफ मोल है, तो ये जो है 1.6x के इक्वल होगा। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 1.6x, तो y इक्वल टू 0.6x, तो x में से 0.6x मोल रिएक्ट कर गया, मतलब 60% CO2 कन्वर्ट हुआ है। या फिर आप मोल से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि पहले 1 लीटर था और बाद में मान लेते हैं कि कुछ रिएक्ट किया तो 1 माइनस x लीटर रिएक्ट कर गया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना चेंज मोल में होगा उतना ही चेंज वॉल्यूम में भी होगा। तो x लीटर रिएक्ट किया तो फाइनल वॉल्यूम 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और 1 लीटर से 2 लीटर बनेगा तो x लीटर रिएक्ट किया तो 2x लीटर बन गया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2x, मतलब टोटल वॉल्यूम 1 प्लस x लीटर होगा। और हमको पता है कि टोटल वॉल्यूम जो बना है वो 1.6 लीटर हो गया है फाइनली, तो ये 1.6 के इक्वल होगा, जहां से x इक्वल टू 0.6 लीटर होगा, मतलब 1 लीटर में से 0.6 लीटर रिएक्शन कर गया, मतलब 60% रिएक्शन कर गया। तो फाइंड परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ CO2, तो CO2 जो है 60% कन्वर्ट हो गया। तो डायरेक्ट आप मोल से भी कर सकते हैं, सॉरी डायरेक्ट आप वॉल्यूम से भी कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल के। ये सब स्टार्टिंग में तो बता ही दिए थे कि इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जब चार्ल्स लॉ या फिर बॉयल्स लॉ या फिर गैय-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बताए तो उस टाइम तो बताया ही है, P अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट P अपॉन TV होगा, और V अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर T अपॉन V बोल लीजिए। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इक्वल टू T अपॉन V इक्वल टू कांस्टेंट, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो P अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, अलग अलग लॉ के अकॉर्डिंग। तो वो सब तो अभी करना नहीं है। इसके बाद सिमिलरली इसी तरह से जो है आप लोग ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला अटेम्प्ट कीजिए। और जहां पे जैसे KOH से पास करवा रहे हैं तो KOH से पास करवाने के बाद CO2 गैस जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब जो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ होगा वो CO2 गैस के कारण डिक्रीज हो गया होगा। तो इस तरह से आप लोग मोल कॉन्सेप्ट लगा के इडियोमेट्री को सोल्व कर सकते हैं। बाकी ये सब पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा कि कौन सा रिएजेंट किस में एब्जॉर्ब होता है, मतलब कौन से गैस को एब्जॉर्ब करता है, तो आपसे ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल मोल कॉन्सेप्ट और स्पेसिफिक रिएजेंट का फंडा है। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, अगले लेक्चर में इन सभी को भी डिस्कस कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।